दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी तमिल मूवी लेकर आया हूँ जिसका कॉन्सेप्ट आज तक इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिला। मूवी की स्टोरी एकदम हॉलीवुड टाइप है और जिस तरह इसको दिखाया गया है उससे तो मुझे गूज़बम्प्स आ ही गए। मूवी थोड़ी लंबी है, इसलिए 1.25 स्पीड पर देखना ताकि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा मिले। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या खास है इस मूवी में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत तमिलनाडु के एक शहर थूथुकुडी से होती है, जो ज्यादातर समुद्र से घिरा हुआ होता है और यहाँ ज्यादातर ट्रेड्स समुद्र के रास्ते से ही होते हैं। ये एक तरह की पोर्ट इंडस्ट्रियल सिटी होती है, जो मुंबई की तरह ही काफी हलचल भरी होती है। अब इसी शहर में एक मछुआरों का गाँव होता है जिसका नाम है थ्रुवाथुर। तो सन होता है 1982, जहाँ रात के समय समुद्र का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ होता है और गांव के सारे लोग समुद्र के किनारे इकट्ठा होते हैं। यहाँ उनके चेहरों पर एक अजीब सा डर और बेचैनी होती है और उनके साथ यहाँ एक पादरी भी मौजूद होता है, जो एक कास्केट के सामने खड़ा होता है और कुछ बाइबल के वर्सेस पढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसके वर्सेस पढ़ने के साथ साथ वो ताबूत भी जोर जोर से हिल रहा होता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके अंदर कोई जिंदा आदमी नहीं था, बल्कि उस कास्केट में एक डेड बॉडी होती है, और जो कि गांव के सबसे दुष्ट इंसान की होती है, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे कर्म किए थे और इसी वजह से गांव वालों ने गुस्से में आकर उसे पीट पीट कर मार डाला। लेकिन मौत के बाद वो एक एविल मॉन्स्टर बन चुका था और पूरे गांव को श्रापित कर चुका था। इसी श्राप की वजह से गांव में मनहूसियत छाई रहती है और एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही होती हैं। तो इसी कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए चर्च के फादर यहाँ आए होते हैं। वो गांव वालों से कहते हैं कि ये सब कुछ इस कर्ज्ड बॉडी की वजह से हो रहा है, इसलिए अगर इस गांव को कर्ज से बचाना है तो हमें इस कास्केट को सी बरियल देना होगा, यानी इसे समुद्र में जल समाधि देनी होगी। फिर हमें पता चलता है कि सी बरियल यहाँ कुछ नया नहीं है, बल्कि ये इस गांव का एक पुराना ट्रेडिशन होता है, जिसमें किसी सबसे प्योर हार्टेड इंसान को, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे कर्म किए हों, उसे सी बरियल दी जाती थी। लेकिन इस बार मजबूरी में गांव वाले इस दुष्ट इंसान को सी बरियल दे रहे होते हैं, जिसने बहुत बुरे कर्म किए थे। फादर बताते हैं कि इससे गांव से तो कर्ज हट जाएगा, लेकिन समुद्र श्रापित हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कर्ज्ड बॉडी के आसपास जितने भी समुद्री जीव होंगे वो सब डेड क्रिएचर्स में बदल जाएंगे और आसपास की सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। वो आगे बताते हैं कि इस स्पिरिट की दुश्मनी गांव वालों से है, इसलिए अगर गांव वाले इसके बाद समुद्र में गए तो ये स्पिरिट उन्हें मार देगी और इसी वजह से गांव वालों को फिशिंग का काम छोड़ना होगा। अब गांव वालों को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती, क्योंकि फिशिंग ही उनका एकमात्र रोजगार होता है। लेकिन मौजूदा हालत को देखते हुए वो फादर की बात मान लेते हैं। इसके बाद गांव वाले कब्रिस्तान से उस कास्केट को निकालकर समुद्र के किनारे लाते हैं और फिर वहाँ वो एक रिचुअल करते हैं और वो सोने को पिघलाकर उस कास्केट पर एक सील लगाते हैं ताकि वो कभी खुले ना। पर तभी मौसम अचानक खराब हो जाता है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है। अब हम देखते हैं कि बिजली सीधे गांव पर गिरती है, जिससे गांव में आग लग जाती है और फिर गांव वाले घबराकर इकट्ठा होकर आग बुझाने लगते हैं। इसी बीच फादर कुछ लोगों के साथ उस कास्केट को लेकर समुद्र में चले जाते हैं और रिचुअल पूरा करते हुए उस कास्केट को बीच समुद्र में छोड़ आते हैं, जिसके बाद वो कास्केट धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है और फिर सभी लोग गांव की कोस्टल एरिया पर बैरिकेडिंग लगा देते हैं। अब उस वक्त तो सारे लोग फादर की बात मान लेते हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल रहता है। वो सोचते हैं कि जो काम उनके पूर्वजों ने सालों से किया उसे वो कैसे छोड़ दें। इसलिए कुछ लोग उस रूल को तोड़ते हुए रात के अंधेरे में चुपके से फिशिंग करने समुद्र में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ वो कर्ज उनकी जान ले लेता है और अगले दिन सुबह उनकी लाशें किनारे पर मिलती हैं। अब उन लाशों को देखकर गांव वाले डर जाते हैं और हालात की गंभीरता को देखते हुए गवर्नमेंट खुद इस गांव में फिशिंग पर बैन लगा देती है। इसके बाद गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो चोरी छुपे रात में दूसरे गांव में फिशिंग करने जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ के लोग उन्हें अपने एरिया में फिशिंग करने नहीं देते और उन्हें पीट पीट कर भगा देते हैं। इस तरह थ्रुवाथुर गाँव वालों के लिए हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। उनका रोजगार छिन चुका होता है, ऊपर से वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, उन्हें फिशिंग और स्विमिंग के सिवा कुछ और आता भी नहीं होता, इसलिए वो समझ नहीं पाते कि वो करें तो आखिर करें क्या। इसी बीच इन बुरे हालातों से तंग आकर कुछ लोग खुद की जान भी देने लगते हैं। अब सीन यहाँ से सीधा 2009 में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम किंग होता है। अब किंग के डैड की मौत इसी कर्ज की वजह से हुई थी। वो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गए थे और कर्ज ने उनकी जान ले ली थी। किंग को गांव की ये सारी बातें पता होती हैं और उसे बताया जाता है कि उसका समुद्र कर्ज्ड यानी श्रापित है,
लेकिन फिर भी उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। इसलिए वो सोचता है कि वो समुद्र में जाकर वो इस सच्चाई का पता लगाएगा। लेकिन उसके दादा उसे कभी इसकी परमिशन नहीं देते। वो उसे हमेशा कोस्टल एरिया से दूर रहने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि ये समुद्र श्रापित है, इसलिए इससे दूर रहना। लेकिन किंग अपने दादा से कहता है कि पूरे थूथुकुडी में लोग खुलेआम फिशिंग करते हैं, यहाँ तक कि दूसरे गांव के लोग भी फिशिंग करते हैं, फिर हम क्यों नहीं? आखिर हमारे गांव पर ही फिशिंग बैन क्यों है? तो वो उसे समझाते हैं कि समुद्र में जो भूत है उसकी दुश्मनी सिर्फ हमारे गांव से है, और इस तरह वो उसे पूरी कहानी सुनाते हैं। लेकिन किंग को अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं होता और उसे ये सब बस एक कहानी लगती है। तभी वहाँ थॉमस नाम का एक आदमी आता है जिसे गांव वाले थॉमस अन्ना कहकर बुलाते हैं और उसकी इस गांव में बहुत रिस्पेक्ट होती है। फिर हमें पता चलता है कि जब गांव वाले बेरोजगारी से जूझ रहे थे तब थॉमस ने ही उन्हें रोजगार दिया था, लेकिन इसके पीछे उसका एक बड़ा स्वार्थ छुपा होता है। दरअसल थॉमस एक गैंगस्टर होता है और वो गांव में फैली बेरोजगारी का फायदा उठाकर लोगों से स्मगलिंग का काम करवाता है। अब थॉमस किंग से बात करने आता है और किंग से कहता है कि जो गलती तुम्हारे पिता ने की वो गलती तुम मत करना, अपने गांव के समुद्र तट से दूर रहना, और अगर तुम्हें काम ही चाहिए तो फिशिंग को भूल जाओ और मेरे साथ काम करो। ऐसा करोगे तो खूब सारा पैसा कमा लोगे और अपनी लाइफ को बदल लोगे। इतना कहकर वो किंग को एडवांस में कुछ पैसे देते हुए कहता है कि जब तुम्हारी मूछें आ जाएंगी, यानी जब तुम बड़े हो जाओगे, तो मेरे साथ काम करने आ जाना। लेकिन किंग भी कम नहीं होता। वो मन ही मन सोचता है कि पहले वो थॉमस के साथ काम करके खूब सारे पैसे कमाएगा और फिर उन पैसों से अपनी खुद की एक बोट खरीदेगा, जिसके बाद वो उस बोट से बीच समुद्र में जाकर उस श्राप की सच्चाई का पता लगाएगा। वो सोचता है कि वो वहाँ से मछली पकड़कर लाएगा और लोगों को दिखाएगा कि ये श्राप महज एक कहानी है। अब सीन यहाँ से 2025 में शिफ्ट होता है, यानी प्रेजेंट टाइम में। अब थॉमस पहले से भी बड़ा क्राइम लॉर्ड बन चुका होता है और पूरे थूथुकुडी में जितने भी ट्रेड्स होते हैं, चाहे वो लीगल हो या इलीगल, सब पर थॉमस का कंट्रोल होता है। थूथुकुडी में उसका इतना भौकाल होता है कि लोग कहते हैं कि थॉमस की परमिशन के बिना समुद्र में कोई मछली भी नहीं हिलती, और थ्रू गांव में तो उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता ही है। हम देखते हैं कि गांव में जब किसी की मौत होती है तो वो उसकी फैमिली की मदद के लिए अपने आदमियों से पैसे भिजवाता है, जिससे लोगों के बीच उसकी रिस्पेक्ट और दबाव बना रहे। खैर, इस बीच किंग अब बड़ा हो चुका होता है, उसकी दाढ़ी मूछें भी आ चुकी होती हैं और वो अब थॉमस के लिए काम करने लगता है। असल में थॉमस ने जो पैसे भिजवाए थे वो किंग को उस फैमिली तक पहुंचाने होते हैं जिनके घर में डेथ हुई थी, लेकिन किंग ऐसा नहीं करता। वो रास्ते में ही रुक जाता है और उन पैसों से बैठकर पत्ते खेलने लगता है। दरअसल वो पैसों को बढ़ाना चाह रहा होता है और उसकी ये खासियत होती है कि वो गैम्बलिंग में माहिर भी होता है, इसलिए वो इस बार भी पैसे जीत कर ही निकलता है। इसके बाद वो उस फैमिली को पैसे देने जाता है, लेकिन जो पैसे उसने जीते होते हैं वो पैसे वो अपने पास ही रख लेता है। हम देखते हैं कि किंग की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम रोज होता है। अब आज वो किंग को उन पैसों में से कुछ पैसे रखते हुए देख लेती है, जिसे वो चोरी का नाम देती है। वो आकर किंग पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है, तुम्हें बस पैसों से मतलब है। लेकिन किंग को उसकी बातें सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि उसे जल्द से जल्द ढेर सारे पैसे जमा करके अपनी एक नाव खरीदनी है और फिर उस नाव से बीच समुद्र में जाकर कर्ज का पर्दाफाश करना है। उधर किंग के दादा को एक सपना आता है और वो देखते हैं कि किंग एक बोट लेकर बीच समुद्र में चला गया है और तभी वहाँ एक तूफान आ जाता है और किंग उसमें फंस जाता है। उसी दौरान एक अजीब सा क्रिएचर और ढेर सारी फीमेल ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देती हैं और ये देखकर किंग के दादा की नींद टूट जाती है। वो इससे घबरा जाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि किंग के दादा को ये सपना अक्सर आता रहता है। वो इस सपने को फ्यूचर से रिलेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भविष्य में होने वाली कोई घटना है जो उन्हें अपने सपने के रूप में दिखाई देती है। इसीलिए वो भगवान से हमेशा यही मांगते रहते हैं कि ये सपना कभी सच ना हो, और इसीलिए वो किंग को लेकर भी बहुत परेशान रहते हैं। अब हम किंग और उसके दोस्तों को देखते हैं जो अपना काम खत्म करने के बाद रात में एक जगह बैठकर दारू पार्टी कर रहे होते हैं। तभी किंग के दादा वहाँ खाना लेकर आते हैं, जहाँ वो अपने दादा से कहता है कि एक ना एक दिन वो समुद्र में जाकर सी कर्स की सच्चाई जानकर ही रहेगा। इस पर उसके दादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने जीते जी ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम बेंजामिन होता है। वो कहता है कि उसके घर की हालत बहुत खराब है और उसे भी काम करना है,
लेकिन बेंजामिन रॉबर्ट का बेटा होता है, जो पहले थॉमस का बिजनेस पार्टनर था, और रॉबर्ट ने थॉमस के साथ फ्रॉड करके उसे धोखा दिया था और भाग गया था। इसी वजह से किंग के दोस्त कहते हैं कि ये चोर का बेटा है, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। इस तरह वो उसे अपने साथ काम करने से मना कर देते हैं, लेकिन किंग बेंजामिन का साथ देता है और वो कहता है कि जरूरी नहीं कि चोर का बेटा हो तो चोरी ही करेगा। फिर वो बेंजामिन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए थॉमस अन्ना से बात करूंगा। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक बच्चे को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बैठकर रो रहा होता है, क्योंकि उसकी बहन अचानक समुद्र के किनारे से गायब हो गई थी। अब थोड़ी देर के बाद उसे किनारे पर अपनी बहन की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वो बच्चा दौड़कर अपनी बहन को देखने जाता है। फिर वो रोते हुए अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी मुर्दा बहन उसका पैर पकड़ लेती है और जब वो पलटकर देखता है तो वो किसी ज़ॉम्बी की तरह दिखाई देती है। लेकिन अगले ही पल में हमें पता चलता है कि ये सब असल में एक सपना था जो किंग का दोस्त गडसन देख रहा होता है। असल में वो बच्चा गडसन ही होता है और वो लड़की उसकी बहन थी जो सालों पहले गायब हो गई थी और बाद में एक दिन गडसन को अपनी बहन की लाश किनारे पर मिली थी। फिर आगे हमें पता चलता है कि इस गांव में समंदर श्रापित होने के अलावा एक और अजीब चीज होती है, और वो ये कि हर महीने कोई ना कोई लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और फिर उसकी लाश समुद्र के किनारे से मिलती है, ठीक वैसा जैसा गडसन की बहन के साथ हुआ था। अब गडसन आज तक उस हादसे को भूल नहीं पाया होता, इसलिए उसे ऐसे सपने आते रहते हैं। खैर, अगली सुबह बेंजामिन गडसन के घर आता है और फिर आज ये लोग उसे थॉमस से मिलवाने ले जाते हैं। इसके लिए ये लोग बेंजामिन को लेकर थूथुकुडी के बंदरगाह पहुंचते हैं और वहाँ वो उसे थॉमस से मिलवाते हैं। लेकिन थॉमस अन्ना कहता है कि इसकी क्या गारंटी है कि ये भी अपने पिता की तरह फ्रॉड नहीं करेगा। तो इस पर किंग कहता है कि अन्ना मेरी गारंटी है, ये आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। तब जाकर थॉमस बेंजामिन को काम पर रख लेता है और इसके बाद ये लोग उसे अपने साथ ले जाकर काम सिखाते हैं। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग असल में काम क्या करते हैं। दरअसल ये लोग सी कुकुम्बर की स्मगलिंग करते हैं, जो कि एक समुद्री प्राणी होता है और समुद्र में हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए ये अहम रोल निभाता है। अब इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने 2001 से इसकी फिशिंग और एक्सपोर्ट पर पूरा बैन लगा रखा होता है, लेकिन इसके बावजूद चोरी छुपे इसकी स्मगलिंग चलती रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी भारी डिमांड होती है। खासकर चाइना में लोग इसे खाते हैं और वहाँ ये काफी एक्सपेंसिव फूड में आता है। साथ ही एक बात और भी है कि श्रीलंका में इसका ट्रेड लीगल होता है, इसलिए इंडियन स्मगलर्स इसे इलीगल तरीके से श्रीलंकन स्मगलर्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर वो इसे लीगली चाइनीज मार्केट में सेल कर देते हैं। इस तरह इसके लीगल और इलीगल ट्रेड्स चलते हैं। तो अब इसी काम को करने किंग का ग्रुप बेंजामिन के साथ रात के समय श्रीलंका बॉर्डर पर जाता है, लेकिन काम करते करते बेंजामिन को काफी एक्सपीरियंस हो जाता है और वो बहुत स्मार्ट निकलता है। इस बार बॉक्स का वेट देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो कहता है कि सी कुकुम्बर का वेट इतना नहीं होता। वो कहता है कि बॉक्स का वेट ज्यादा लग रहा है, लगता है इसमें कुछ और भी है। इस तरह वो उस बॉक्स को खोलकर चेक करने की बात करता है, लेकिन किंग थॉमस अन्ना के प्रति लॉयल होता है, इसलिए वो गुस्से में बेंजामिन को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि थॉमस अन्ना का बॉक्स चेक करने के लिए किसी ने बोला था क्या। इस तरह वो उसको हद में रहकर चुपचाप अपना काम करने के लिए कहता है। खैर, तभी श्रीलंका वाली बोट डील के लिए आ जाती है और बेंजामिन को डील के लिए भेजा जाता है। यहाँ बेंजामिन मुंह पर कपड़ा बांधकर पानी में छलांग मार देता है और वो श्रीलंका वाली बोट में पहुँच जाता है। इसके बाद वो वहाँ उन्हें एक सीक्रेट देता है जिसमें डील का कोड वर्ड लिखा होता है। फिर वो लोग उसे देखकर टॉर्च दिखाकर ओके कर देते हैं, जिसके बाद फिर दोनों अपनी अपनी नाव एक दूसरे के पास लाकर माल की अदला बदली करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पुलिस की बोट आ जाती है और पुलिस उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। इसके बाद वो उन्हें सरेंडर करने को कहती है, लेकिन वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इस पर पुलिस उन पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे बचने के लिए सभी अपनी बोट के कॉकपिट में चले जाते हैं। लेकिन बेंजामिन यहाँ पर दूसरी बोट में होता है, इसीलिए वो बाहर ही छूट जाता है, जबकि पुलिस की तरफ से लगातार फायरिंग चल रही होती है। अब बेंजामिन इससे डर जाता है और अपनी बोट में वापस जाने के लिए पानी में छलांग मार देता है। अब किंग ये देख लेता है कि बेंजामिन मुसीबत में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बेंजामिन तक पहुंच पाता, तब तक एक गोली बेंजामिन को लग जाती है, जिसके बाद किंग अपनी जान पर खेलकर उसे वहां से निकाल तो लाता है, लेकिन बेंजामिन की गर्दन में गोली लगी होती है, जिस वजह से वो सभी के सामने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। अब यहाँ वो लोग उसके लिए कुछ नहीं कर पाते और सभी को इस बात का बहुत अफसोस होता है। लेकिन किंग को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और साथ ही उसे इस बात की हैरानी होती है कि आखिर
आखिर पुलिस इतनी एग्रेसिव क्यों थी जो गोली चला दी। उसे लगता है कि कहीं बेंजामिन का शक सही तो नहीं था, इस बॉक्स में कुछ और तो नहीं है। इसलिए अब वो बॉक्स को खोलकर चेक करने लगता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि उस बॉक्स में सी कुकुम्बर्स के साथ ड्रग्स भी रखे हुए हैं। यानी थॉमस ड्रग्स को कुकुम्बर के अंदर छुपाता था और फिर उसे इन लोगों के साथ डील के लिए भेज देता था। अब थॉमस अन्ना की सच्चाई पता चलते ही किंग उससे बगावत कर देता है और उससे कहता है कि वो गांव वालों को उसकी सच्चाई बता देगा और अब से कोई भी उसके साथ काम नहीं करेगा। लेकिन थॉमस उससे कहता है कि गांव के लोग मेरे लिए लॉयल हैं, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। फिर बेंजामिन के फ्यूनरल पर थॉमस अपने आदमियों से पैसे भिजवाता है, लेकिन किंग उन्हें पैसे देने नहीं देता, बल्कि वो उनसे झगड़ा करके उन्हें भगा देता है। लेकिन तभी रात में किंग को नींद नहीं आती तो वो वापस समुद्र में जाने के बारे में सोचने लगता है। अब वो उसी कहानी को याद करने लगता है जो उसके दादा ने उसे सुनाई थी, जिसके बाद सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है, यानी 1982 में। अब यहाँ हमें पता चलता है कि किंग के दादा, जिनका नाम मार्टिन है, वो उसके रियल दादा नहीं होते, जबकि किंग के असली दादा का नाम सोलोमन होता है। असल में मार्टिन एक अनाथ बच्चा था जिसे सोलोमन ने गोद लिया था और उस समय सोलोमन गांव का मुखिया हुआ करता था और उन दिनों सी कुकुम्बर की फिशिंग पर बैन नहीं था, इसलिए ज्यादा कमाई के लिए गांव वाले सी कुकुम्बर की फिशिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर एक एक करके उनकी मौतें होने लगती हैं, जिससे परेशान होकर सब सोलोमन के पास जाते हैं। फिर सोलोमन कहता है कि वो इसका कोई सोल्यूशन ढूंढेगा, इसलिए वो अपने फ्रेंड बोस से जाकर इस बारे में बात करता है। अब वो उसे सारा मैटर बताता है और कहता है कि गांव वालों ने सी कुकुम्बर की फिशिंग शुरू की है, लेकिन ये काफी गहराई में पाए जाते हैं। इसके लिए पर्ल डाइविंग स्किल भी आनी चाहिए, लेकिन पानी में ज्यादा देर तक सांस रोकना और अंडर वाटर प्रेशर को हैंडल करना गांव वालों को ठीक से नहीं आता, जिस वजह से फिशिंग के दौरान उनकी मौत हो रही है। वो कहता है कि हमारे पूर्वज इसमें माहिर थे, लेकिन आज की पीढ़ी ये स्किल भूल गई है। अब बोस को भी पर्ल डाइविंग आती थी, क्योंकि वो फौज में रह चुका था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए ट्रेनिंग देना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन गांव का टीचर एंथनी इस स्किल में माहिर होता है, इसलिए सोलोमन बोस को एंथनी से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि बोस ने ही एंथनी को ये स्किल सिखाई थी। इसलिए बॉस अपने गुरु की बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए बॉस एंथनी के घर उससे बात करने जाता है, लेकिन एंथनी इसके लिए मना कर देता है। असल में उसकी एक बेटी होती है, इसलिए वो कहता है कि फिर मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। तो इस पर बॉस उससे प्रॉमिस करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा और उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तब जाकर एंथनी तैयार होता है, लेकिन एंथनी भी समुद्र से जिंदा नहीं लौटता और वहाँ से उसकी लाश आती है। अब सोलोमन और बॉस को यकीन ही नहीं होता और वो सोचते हैं कि इतना प्रोफेशनल डाइवर भी आखिर कैसे मर गया। इसलिए अब सोलोमन को समुद्र में कुछ गड़बड़ लगने लगती है। उसे लगता है कि कहीं समुद्र शापित तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद सच्चाई सामने आती है और सोलोमन इन सारी मौतों का जिम्मेदार बॉस को बताता है। फिर वो उसे सबके सामने एक्सपोज करते हुए कहता है कि बॉस के पास से सोना मिला है। इसी बीच वो एक शॉकिंग बात और रिवील करता है कि बॉस चुपके से यहाँ के मछुआरों को टॉर्चर करता था और उन्हें फोर्स करके समुद्र की गहराई से सोना निकलवाता था, लेकिन हर कोई इतने डीप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए कुछ लोग मारे जाते थे। वो कहता है कि जब एंथनी को उसकी सच्चाई पता चल गई तो बॉस ने उसे भी मार दिया। इसलिए सोलोमन अब बॉस को पीट पीट कर सब गांव वालों के सामने उसका इंसाफ करने लाता है और फिर गुस्से में आकर गांव वाले बॉस पर टूट पड़ते हैं और उसे पीट पीट कर खत्म कर देते हैं। लेकिन मरने के बाद भी बॉस की ग्रीड शांत नहीं होती, इसलिए उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाती और वो बदला लेने लौट आती है। इसलिए उसके ग्रीड और गुस्से को शांत करने के लिए उसके सोने को पिघलाकर उसके कास्केट पर सील लगाई गई थी और इसके बाद जो हुआ वो हम जानते हैं। खैर, अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम किंग की गर्लफ्रेंड रोज को देखते हैं। वो अपने घर में अकेली होती है और तभी अचानक लाइट चली जाती है। इसके बाद उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे रोज बहुत डर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कोई आकर उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ किंग बैरिगेड के पास खड़ा होता है और अपनी सोच में खोया होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग किसी को नाव में डालकर समुद्र में ले जा रहे होते हैं। फिर जब किंग और उसके दोस्त जाकर उन्हें रोक देते हैं तो किंग देखता है कि वो रोज थी और यहाँ उसे पता चलता है कि रोज को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि थॉमस के लोग होते हैं। अब किंग और उसके दोस्त उनसे पूछते हैं कि तुम लोग रोज के साथ क्या कर रहे थे, तो वो लोग रिवील करते हैं कि ये एक रिचुअल है। इस समुद्र में जो इविल पावर है उसे शांत रखने के लिए हर महीने एक कुंवारी लड़की को समुद्र में डाल देते हैं। फिर ये पूछते हैं कि आखिर ये सब करने के लिए किसने कहा था, तो वो बताते हैं कि ये सब हम थॉमस अन्ना के कहने पर करते हैं। जिसे
सुनकर गडसन समझ जाता है कि उसकी बहन भी इसी रिचुअल की विक्टिम बनी थी। अब गडसन ये सुनकर गुस्से में अपना आपा खो देता है और फौरन उन लोगों को मारने दौड़ता है, लेकिन किंग उसे रोक देता है और कहता है कि इन्हें मारने से क्या होगा। वो कहता है कि ये सब थॉमस का किया धरा है। अब किंग को लगने लगता है कि कर्ज की कहानी को बल देने में थॉमस का बड़ा हाथ होगा और वो सोचता है कि थॉमस इस कहानी का फायदा उठाकर गांव वालों से स्मगलिंग करवाता है। अब उसे कर्ज की बात कोरी अफवाह लगने लगती है, इसलिए अब वो अपने दादा की बात को भी नहीं सुनता। वो कहता है कि दादा, तुमने भी मुझे फालतू कहानी सुनाकर समुद्र से दूर रखा और मुझे थॉमस अन्ना के पास काम करने भेज दिया, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाला। वो कहता है कि अब तो मैं समुद्र में जाकर ही रहूंगा। और इतना सब कुछ होने के बाद अब उसकी जिद के सामने उसके दादा भी कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन किंग के पास अभी तक अपनी बोट नहीं होती, इसलिए वो सोचता है कि वो समुद्र में कैसे जाएगा। तो अब वो थॉमस की बोट चुराने की सोचता है और थॉमस के लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी किंग उसकी बोट को चुरा लेता है। फिर जब वो लोग थॉमस अन्ना को ये बात बताने के लिए कॉल करते हैं तो फोन किंग ही उठाता है और यहाँ रिवील होता है कि किंग ने थॉमस को पहले ही किडनैप कर लिया था और वो उसे इसी बोट में डालकर ले आया था। फिर किंग अपने दोस्तों के साथ सीकर्स के मिथ को तोड़ने निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक रूम से अजीब आवाजें आने लगती हैं और वो लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कर्ज की बात सच है और बोट में कोई भूत घुस आया है, लेकिन असल में उस रूम में रोज होती है जो किंग को ज्वाइन करने आई होती है। अब पहले तो किंग उसे मना करने लगता है और कहता है कि इसमें रिस्क हो सकता है, लेकिन रोज जिद करती है, जिसके बाद आखिर में किंग मान जाता है। अब इसके बाद उनका सफर आगे बढ़ता है और कुछ देर तक सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी किंग के एक दोस्त से गलती से एक पुराना लैंप टूट जाता है और उसकी आवाज सुनकर जब किंग बाहर आता है तो गलती से उन टुकड़ों पर पैर पड़ने से एक टुकड़ा उसके पैर में घुस जाता है। अब किंग उस कांच के टुकड़े को निकालकर समुद्र में फेंक देता है और फिर उसकी नजर लैंप से निकले कुछ पेपर्स पर पड़ती है। फिर वो उन पेपर्स को देखने लगता है, लेकिन तभी उसके खून से सने कांच के टुकड़े के समुद्र में जाने से अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। उन्हें किसी बोट का हॉर्न सुनाई देता है। फिर गडसन जब दूरबीन से देखता है तो उसे कुछ दूरी पर एक बोट दिखाई देती है जो अगले ही पल गायब भी हो जाती है। इसके बाद उन्हें अलग अलग डायरेक्शन से हॉर्न की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो बोट भी कभी दिखाई देती है तो कभी गायब हो जाती है और तभी हमें पता चलता है कि वो एक भूतिया बोट थी। और तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेजी से बारिश होने लगती है। वो देखते हैं कि समुद्र हजारों ह्यूमन स्केलेटन से भरा है और तब जाकर उन्हें यकीन आता है कि ये जगह सच में श्रापित है। अब समुद्र में तूफान आ जाता है और ये लोग उसमें बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर इसी दौरान जोर से बिजली कड़कती है और उसकी तेज लाइट से किंग की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो बैलेंस खोकर कॉकपिट से बाहर जा गिरता है और इसी बीच वो तूफान से बचने के लिए एक रस्सी पकड़ लेता है और उसी से लटक जाता है। इसी दौरान एक बड़ी लहर उनकी बोट से टकराने ही वाली होती है, जिससे वो जैसे तैसे बच तो जाते हैं, लेकिन तेज धक्के की वजह से सब गिरकर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब उन्हें होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि उनका एक दोस्त गायब है। फिर अगले ही पल वो उन्हें एक कोने में बैठा हुआ दिखाई देता है जो बहुत डरा हुआ सा लग रहा था और ये लोग उसे देखने जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो उन्हें दिखाता है कि मुझे खून से सनी एक खोपड़ी मिली है जिसके सर पर छेद है। ये सुनते ही जब ये लोग उसके हाथ में उस खोपड़ी को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उससे लगातार खून भी निकल रहा है और ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग के दादा को समंदर में आए तूफान को देखकर पता चल जाता है कि किंग कर्ज का पता लगाने समंदर में चला गया है, इसीलिए अब वो उसे बचाने के लिए बोट लेकर समंदर में चले जाते हैं। इधर किंग और उसके दोस्त यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन अब वो रास्ता भटक चुके होते हैं। अब उनके नेविगेशन डिवाइसेस काम नहीं कर रहे होते और ऊपर से एक धुंध उनका रास्ता घेर लेती है और जब वो उस धुंध को पार कर लेते हैं तो जैसे किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वहाँ रोज को एक मछली मिलती है जो हवा में तैर रही होती है और जैसे ही वो उसे अपने हाथ में लेकर देखती है तो वो मछली एक मॉन्स्टर बन जाती है। अब रोज उससे बहुत डर जाती है और तभी किंग आकर उसे संभालता है। वो कहता है कि सब ठीक है, वो क्रिएचर चला गया, लेकिन फिर किंग को पता चलता है कि उनका सबसे डरपोक दोस्त जिसे वो खोपड़ी मिली थी वो फिर से गायब हो गया है। असल में वो डर के मारे बेसमेंट में चला गया था और एक्सीडेंटली उसी रूम में बंद हो गया था जहाँ थॉमस और उसके आदमियों को बांध कर रखा गया था। अब किंग उसे ढूंढने बेसमेंट की तरफ जाता है और जब उसके दोस्त को पता चलता है कि किंग उसे लेने आया है तो वो दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। वो कहता है कि भाई मुझे यहाँ से बाहर निकाल, लेकिन इसी बीच वहाँ अजीब चीजें हो रही होती हैं और हर रूम से नॉकिंग का साउंड आ रहा होता है, जिसकी वजह से किंग कंफ्यूज हो जाता है
और उसे समझ नहीं आता कि उसका दोस्त आखिर किस रूम में है। इसके बाद वो रैंडम एक दरवाजा खोलकर देखता है, लेकिन उसमें उसका दोस्त नहीं होता, बल्कि वहाँ एक मॉन्स्टर होता है। अब वो मॉन्स्टर किंग को हिट करता है, लेकिन अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो जाता है। तभी किंग को पीछे से नॉकिंग का साउंड आता है और इस बार जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे उसका दोस्त मिल जाता है। अब वो दोस्त इतना डरा हुआ था कि दरवाजा खुलते ही वहाँ से निकलकर सीधा ऊपर भागने लगता है। इसके बाद किंग वापस जाकर बोट संभालता है, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई जोर से उनकी बोट पर कूदा हो, और फिर वो जाकर देखते हैं तो वहाँ एक आदमी पड़ा होता है जो देखने में बहुत घायल लग रहा होता है। अब किंग उस आदमी को देखने जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी थे। फिर हमें पता चलता है कि किंग के दादा भी अब कर्ज की वजह से मारे गए थे, और इसके बाद जो हम देखते हैं उससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल में गांव वालों को किनारे पर किंग के दादा की लाश मिलती है, जबकि जो ये बोट पर है वो उसके दादा का कर्ज्ड वर्जन होता है। इसी बीच पानी से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और वो उसके दादा को क्लेम करने आता है, और फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर वापस पानी में चला जाता है। अब किंग भी अपने दादा के पीछे पानी में छलांग मार देता है और उसके पीछे उसका दोस्त भी पानी में कूद जाता है। अब पानी में किंग अपने दादा को ढूंढ रहा होता है, जबकि उसका दोस्त किंग को ढूंढ रहा होता है। फिर बाकी लोग दोनों को निकालने के लिए पानी में रस्सी डालते हैं, लेकिन तभी कोई गडसन का पैर पकड़ लेता है। अब गडसन पैर झटककर उसे गिरा देता है, लेकिन जब वो वापस देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी अक्का थी, जो कर्ज्ड होकर ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। फिर अगले ही पल ढेर सारे ज़ॉम्बी बोट पर चढ़ जाते हैं, और ये सारी वही लड़कियां होती हैं जिन्हें थॉमस ने समुद्र में डलवाया था। ये सभी इतनी भयानक लग रही होती हैं कि डर के मारे सब वहीं जम जाते हैं। अब वो उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए रोज फाइट बैक करती है और उनसे अपने दोस्तों को छुड़ा लेती है। इस तरह उनसे बचते हुए वो सभी कॉकपिट में जाकर बंद हो जाते हैं, लेकिन गडसन उनमें से अपनी अक्का को पहचान लेता है और इमोशनल हो जाता है। फिर उसे होश में लाने के लिए उसका दोस्त उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये तेरी अक्का नहीं है, ये असल में एक ज़ॉम्बी है। लेकिन तभी वो लोग कांच भी फोड़ देते हैं और विंडो से उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच किंग अपने दोस्त के साथ वापस बोट पर आ जाता है और इससे सारी ज़ॉम्बीज का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। फिर वो सारी ज़ॉम्बीज मिलकर किंग और उसके दोस्त पर चिपक जाती हैं, लेकिन किंग भी कम नहीं होता, वो फाइट बैक करता है। और इसी बीच थॉमस का एक आदमी किसी तरह खुद को फ्री करके वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ ज़ॉम्बी अटैक चल रहा है, इसीलिए वो ज़ॉम्बीज को देखकर डर जाता है, जबकि ज़ॉम्बीज उसे देखकर खुश हो जाती हैं और वो बाकी सभी को छोड़कर उसी को दबोच लेती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो थॉमस का आदमी था। उससे बचने के चक्कर में वो आदमी पानी में छलांग लगा देता है और उसके पीछे पीछे सारी ज़ॉम्बीज पानी में कूद जाती हैं और फिर वो उसे दबोचकर पानी के अंदर ले जाती हैं। इसी बीच अचानक किंग को ध्यान आता है कि उसके दादा उसे इशारा करके कुछ बताना चाह रहे थे। तभी किंग को लैंप से निकले पेपर्स का ध्यान आता है और वो उन पेपर्स को पढ़ने लगता है। यहाँ उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि असल में कल्प्रिट बॉस नहीं बल्कि उसके असली दादा सोलोमन थे। यानी सोलोमन ही गांव के मछुआरों की लाइफ को रिस्क में डालकर उनसे सोना निकलवाता था। लेकिन बॉस को इसकी भनक लग गई थी और उसने सोलोमन को सोने के साथ पकड़ लिया था। तभी सोलोमन के लिए काम करने वाले लड़कों ने बॉस पर अटैक कर दिया और उन्होंने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। फिर सोलोमन उसे उसी हालत में गांव वालों के सामने ले गया और उसने सारा इल्जाम बॉस पर डाल दिया। इसलिए उन्होंने ये बात लिखकर उस लैंप में डाल दी थी। उन्होंने किंग को भी पूरी सच्चाई नहीं बताई और सोलोमन का सच हमेशा किंग से छुपा कर रखा। अब किंग अपने साथियों से कहता है कि बॉस पहले एक प्योर सोल था, लेकिन उसके साथ हुए इस अन्याय ने उसे बदले की भावना से भर दिया और उसकी सोल एविल हो गई और उसी की वजह से समुद्र में उसका कर्ज फैला हुआ था। अब किंग सोचता है कि इस समुद्र को कर्ज से फ्री करना है तो बॉस के कास्केट का कुछ करना होगा, लेकिन वो सोचता है कि अगर कास्केट को समुद्र से निकालकर कहीं और गाड़ेंगे तो वो जगह भी कर्ज्ड हो जाएगी। पर इसी बीच उनके इक्विपमेंट्स फिर से काम करने लगते हैं और ये देखकर किंग को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि वो इस कास्केट को पास के एक सुनसान आइलैंड पर ले जाकर काट देंगे। बस फिर क्या था, वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और कास्केट वाली जगह की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच वो थॉमस और उसके आदमी को भी बाहर ले जाकर बांध देते हैं, लेकिन तभी अचानक बोट की मोटर रुक जाती है, जिसे चेक करने पर पता चलता है कि मोटर में एक जाल फंस गया है। अब किंग थॉमस के आदमी को जाल हटाने के लिए भेजता है, लेकिन जब वो जाल हटाने लगता है तभी एक समुद्री ज़ॉम्बी
उसे पकड़ लेता है। अब सभी लोग उसे बचाने के लिए तुरंत ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन ऊपर सिर्फ उसका कटा हुआ हाथ आता है। पर चूंकि अब कास्केड ज्यादा दूर नहीं होता, इसलिए किंग एक बड़ा रिस्क लेते हुए खुद तैरकर उस तक पहुंचने की सोचता है और पानी में चला जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ कई सारे कास्केड पड़े होते हैं और इन सभी को सी बरियल दिया गया था। पर बोस के कास्केट पर सोने की सील लगी थी, इसलिए किंग को असली कास्केट पहचानने में मुश्किल नहीं होती। अब किंग लगभग कास्केट तक पहुंच ही गया था, लेकिन दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बोट पर चढ़ जाता है और गर्सन के पीछे खड़ा हो जाता है। पर गर्सन को इसका पता नहीं होता, क्योंकि वो किंग के लिए ऑक्सीजन की पाइप नीचे करने में लगा होता है। अब इसी बीच वो ज़ॉम्बी गर्सन को पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो बाकी सभी पर अटैक करने लगता है और इसी बीच किंग की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और उसका दम घुटने लगता है। इसलिए अब वो सांस लेने के लिए कास्केड छोड़कर तुरंत ऊपर आता है। लेकिन इसी चक्कर में ये सभी थॉमस को भूल जाते हैं, जो फ्री हो चुका होता है और किंग को पीछे से आकर पकड़ लेता है। अब यहाँ थॉमस एक शॉकिंग सीक्रेट रिवील करता है और कहता है कि वो भी सोलोमन के लिए काम करता था। वो कहता है कि उसने सोलोमन को बहुत बार बचाया था, लेकिन जब उसने इस काम के लिए सोने में 10% की डिमांड की तो सोलोमन ने साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था, थॉमस ने बाकी लड़कों के साथ मिलकर सोलोमन को ही खत्म कर दिया और उसने उसका सारा सोना लूट लिया। वो सोलोमन की सोने की चेन भी ले गया, जो वो आज भी अपने गले में पहनता है। फिर सोलोमन की डेड बॉडी को उसने बोस वाले कास्केट में डाल दिया, लेकिन उसे और सोना चाहिए था, इसलिए वो सोलोमन के घर गया और उसने सोलोमन की बाकी फैमिली को भी खत्म कर दिया। लेकिन इसी बीच किंग के डैड अपने दादा के साथ थे, इसलिए वो बच गए थे। फिर थॉमस सारा सोना लेकर गांव से भाग गया, क्योंकि सोलोमन की आत्मा उसके पीछे लग गई थी और उसके बाकी सभी साथी उसका शिकार बन चुके थे। फिर कुछ टाइम बाद जब वो गांव वापस लौटा तो उसे पता चला कि गांव में फिशिंग पर बैन लग चुका है, इसलिए उसने गांव छोड़ दिया और फिर वो बाहर जाकर गैंगस्टर बन गया। अब वो बताता है कि हर महीने वो लड़कियों का सेक्रीफाइस इसीलिए करता है क्योंकि रिचुअल के वक्त उसने कुछ नोटिस किया था। असल में उसने देखा था कि जब एंथनी की बेटी ने कास्केट को हाथ लगाया तो वो कुछ टाइम के लिए शांत हो गया था, क्योंकि बोस ने उसे अपनी बेटी की तरह माना था। इसलिए कर्ज को शांत रखने के लिए वो हर महीने एक कुंवारी लड़की को समुद्र की बलि चढ़ा देता था, ताकि कर्ज शांत रहे और वो समुद्र में अपना काम ठीक से कर सके। वो कहता है कि किंग ने रोज का सेक्रीफाइस रोक दिया, इसलिए कर्ज का असर कम नहीं हुआ और इसीलिए जब किंग के दादा समुद्र में गए तो कर्ज ने उन्हें पकड़ लिया। खैर, ये सब बताकर थॉमस किंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी समुद्र उन्हें उस जगह पर पहुंचा देता है जहां थॉमस ने सोलोमन को मारा था और ये सब असल में सोलोमन की आत्मा ही कर रही होती है। तभी इसी बीच सामने से एक कार आती है और उसमें से सोलोमन निकलता है। फिर वो किंग को थॉमस से छुड़ा लेता है और वो फिर उसी लॉकेट को कंट्रोल करके थॉमस को फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचता है, जिससे थॉमस की गर्दन कटकर अलग हो जाती है और इसी तरह सोलोमन अपना लॉकेट और अपना बदला ले लेता है। अब यहाँ सोलोमन किंग को बताता है कि इस समुद्र में ढेर सारा सोना पड़ा है, जो मरने के बाद भी वो सालों से कलेक्ट कर रहा है। तो वो कहता है कि ये सब असल में मैंने तुम्हें देने के लिए किया, क्योंकि मैं तुम्हारा दादा हूँ। लेकिन किंग कहता है कि आपके लालच की वजह से हमारे गांव ने बहुत कुछ सहा है, पर अब और नहीं। वो कहता है कि मैं आपकी तरह लालची नहीं हूँ और मुझे कोई सोना नहीं चाहिए। मैं यहाँ कर्ज को खत्म करने आया था और मैं वही करूँगा। इस तरह वो दोबारा पानी में चला जाता है। लेकिन किंग को पता चल चुका था कि कर्ज को कुछ टाइम के लिए शांत करना है तो उसे कास्केट को टच करना होगा, क्योंकि वो भी सोलोमन का पोता है। वहीं दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन तब तक किंग कास्केट को टच कर देता है, जिससे कर्ज का असर कमजोर पड़ जाता है और वो ज़ॉम्बी भी वहाँ से चला जाता है। अब वो लोग किंग को कास्केट के साथ ऊपर खींच लेते हैं और इतने में मौसम भी ठीक हो जाता है। फिर वो लोग उसी सुनसान आइलैंड पर जाते हैं और वहाँ वो कास्केट को काट देते हैं और ऐसा करते ही वहाँ ढेर सारी मछलियाँ आ जाती हैं। अब किंग ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर अपने गांव ले जाता है और सभी को बता देता है कि अब वो कर्ज खत्म हो चुका है। अब गांव वाले ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और बैन वाले बोर्ड को भी हटा देते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।